हेलो दोस्तों, संस्कार आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलपीई मिशन के बारे में, जो इंडिया एंड जापान का एक जॉइंट मून मिशन है। राइट, तो इंडिया का इसरो एंड जापान का JAXA ये आपस में मिलकर एक मून मिशन करने वाले हैं। इस पे साथ ही साथ हम इस मून मिशन की बात तो करेंगे, साथ ही साथ हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? अगर इंडिया जापान मून मिशन के बारे में बात किया जाए तो ये कब से इस पे बात चल रही है, तो 2017 से चल रही है। क्लियर है? 2017 में बेंगलुरु में, क्लियर, 2017 में बेंगलुरु में एक मीटिंग हुई थी स्पेस एजेंसीज की। वहां पे इसरो एंड जापान के JAXA ने मून मिशन करने की बात की। उसके बाद 2018 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी आ गए, जापान गए, तो वो भी इस पर चर्चा की और बात आगे बढ़ी। 2020 में अभी पैंडेमिक के दौरान ही क्या हुआ, जापान और इसरो ने इस पे हामी भर दी और JAXA ने इसकी रिपोर्ट भी दे दी कि ये किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए हम इसरो और JAXA के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। ये है मैप, ये है जापान और ये है हमारा प्यारा इंडिया। राइट, इंडिया की कैपिटल अगर हम देखें तो न्यू दिल्ली एंड जापान के कैपिटल में आ जाए तो टोक्यो। क्लियर है? अगर हम कर्नाटका को ड्रॉ कर लेते हैं, ये है बेंगलुरु जो कि इसरो का हेडक्वार्टर है, और ये टोक्यो यहाँ पे है JAXA का हेडक्वार्टर। अगर इसरो एंड जापान के JAXA के बारे में बात किया जाए तो इसरो को अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। क्लियर है? अगर जापान के JAXA की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2003 को। क्लियर है? तो ये था इसरो और JAXA के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। राइट, हम अब इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मून की बात करें तो यह है मून का साउथ पोल। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन था जो लूनर ऑर्बिट पे ही घूम रहा था। अक्टूबर 2018 में हमने लॉन्च किया था और 2009 अगस्त तक ही चलता रहा। वो आज भी घूम रहा बट हमें डाटा नहीं भेज पा रहा। क्लियर है? अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें तो उस पे एक हमने ऑर्बिटर मिशन भी किया था। साथ ही साथ हमने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडर और रोवर उतारने की कोशिश भी की थी। लैंडर को जब हम लैंड करा रहे थे कहाँ, साउथ पोल में, चंद्रमा के मून के, तो क्या हुआ, हार्ड लैंडिंग हो गई और जो हमारा लैंडर था वो क्या कर गया, क्रैश कर गया। क्लियर है? अगर हम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की बात करें, एलपीई मिशन के बारे में बात करें, तो जापान एंड इंडिया विल बी लॉन्चिंग अ जॉइंट लूनर मिशन कॉल्ड लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। क्लियर है? एम्स की बात करें अगर इस मिशन की, तो एम्स कौन सी है हमारी, तो सबसे पहला है कि लैंडर एंड रोवर को कहाँ उतारना है, मून के सरफेस पे। कहाँ पे? साउथ पोल पे। क्लियर है? अगर इस मिशन की लॉन्च टाइमिंग की बात करें, द मिशन विल बी लॉन्च आफ्टर 2023, मतलब 2024 में लॉन्च किया जाएगा। क्यों, इस चीज को समझते हैं। एक्चुअली 2022-2023 तक इंडिया बिजी है अपने गगनयान मिशन को लेकर के। गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन इंडिया का एक मैन मिशन है जिसके थ्रू इसरो, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, वो स्पेस पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहती है। क्लियर? ये है गगनयान मिशन जो 2022-2023 तक इंडिया करेगा। इसलिए इंडिया और जापान ने इस मिशन की डेट कब रखी है? 2024 में रखी है। क्लियर है? अगर देखा जाए आगे, तो जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA वुड बी बिल्डिंग द ओवरऑल लैंडिंग मॉड्यूल एंड द रोवर, while ISRO would develop the landing system, ठीक है, या लैंडर सिस्टम। इट विल बी लॉन्च फ्रॉम जापान, इसको ध्यान से याद रखना है, कहां से लॉन्च किया जाएगा, जापान, एंड डेजिग्नेटेड लॉन्च व्हीकल इज S3 रॉकेट। आपने पढ़ लिया, हम चलिए अब इसे डायग्राम में देखते हैं। राइट, अगर देखें तो ये है ओवरऑल लैंडिंग मॉड्यूल। क्लियर है? ये है S3 रॉकेट जो कि किसका है, जापान का। ये है लैंडर सिस्टम, ये है रोवर। यहाँ पे जो लैंडर होगा इसका जो इसे बनाने का काम कौन कर रहा है, इंडिया। रोवर को जापान, और S3 रॉकेट किसका है, जापान का है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट किसका है, जापान का दिख रहा है। क्लियर है? हम लॉन्च जापान से कर रहे हैं, लॉन्च व्हीकल जापान का यूज कर रहे हैं, लैंडर चलिए हमारा है, रोवर किसका है, जापान का है।
हम सिर्फ एक ही चीज ले रहे हैं, वो है लैंडर। क्लियर है यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इसरो को इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च कहाँ से करना चाहिए था, इंडिया से करना चाहिए था, या फिर अपने लॉन्चिंग व्हीकल का यूज करना चाहिए था, जो कि हमारे पास बहुत अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल है, GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3 से हमने अभी अभी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जो एक सक्सेसफुल रहा था। S3 व्हीकल की बात करें तो जापान ने अभी तक S3 व्हीकल या S3 लॉन्च व्हीकल का टेस्ट भी नहीं किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मिशन है, ये मिशन जापान की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। क्लियर है? अगर इस मिशन के डिटेल्स के बारे में बात करें तो लॉन्च ईयर कौन सा है, 2023। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज कर रहे हैं, S3 रॉकेट। एंड लॉन्च मास 6 टन से ज्यादा हो सकता है। पेलोड 350 kg एंड मोर। पेलोड का मतलब क्या हुआ, लैंडर रोवर जो हम भेज रहे हैं, जो चंद्रमा पे हम उतारेंगे साउथ पोल में, उसका वजन क्या हो सकता है। ऑपरेटिंग पीरियड 3 मंथ्स का होगा। लैंडिंग पॉइंट मैंने आपको बताया साउथ पोल रीजन पे। और इस पे जो इक्विपमेंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, तो इस चीज को देखिए। तो वाटर डिटेक्टर, तो सबसे मेजर वर्क यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन की खोज करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं है। साइंस इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका यूज वहाँ के सॉइल एंड अदर टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। राइट? एनवायरमेंट मेजर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो चंद्रमा के एनवायरमेंट किस तरह से बदल रही है, इस चीज का भी पता ये रोवर लगाएगा और डाटा हमें भेजेगा, जिससे हम फ्यूचर के लिए, अपने मिशन के लिए और भी अच्छा काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम S3 रॉकेट के बारे में बात करते हैं, या S3 लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। तो इसके 4 वेरिएंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। राइट? 30S, 22S, 32 एंड 24L। सबसे अच्छा वेरिएंट है 24L, इसी का यूज किया जाएगा मून मिशन में। तो अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर रॉकेट्स के बारे में या लॉन्च व्हीकल की, तो उसकी जो वेरिएंट्स होती हैं वो उसके पावर पे डिपेंड करती हैं। क्लियर है? ये देखिए, ये है सॉलिड बूस्टर्स, इस पे नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये कम लोड पे लोड के चीजों को ले जाने में सक्षम है। बट अगर हमें ज्यादा लोड का, ज्यादा वजनी, ज्यादा वेटेज वाली चीजों को ऊपर लेकर जाना है, अपलिफ्ट करना है, तो हमें ज्यादा पावर चाहिए। राइट? तो हम क्या करते हैं, हमारे ये जो पर्टिकुलर रॉकेट है, इस पे तो इंजन लगा ही होता है। क्लियर है? बट अपलिफ्ट करने के लिए तुरंत हमें पावर चाहिए, थ्रस्ट चाहिए, जिसके लिए हम क्या लगा देते हैं, सॉलिड बूस्टर्स लगा देते हैं। जितने ज्यादा सॉलिड बूस्टर्स लगाएंगे, उस पर्टिकुलर रॉकेट की पावर उतनी ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लगाए हुए हैं, यहाँ देखिए हमने कितने लगाए हैं, 4 लगाए हुए हैं। यहाँ 4 सॉलिड बूस्टर से इस पर्टिकुलर रॉकेट या लॉन्च व्हीकल को ज्यादा पावर मिलेगा। क्लियर है? अगर हम देखें S3 लॉन्च व्हीकल के डिटेल्स को, तो S3 लॉन्च व्हीकल इस 2 स्टेज रॉकेट, हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे। क्लियर है? द फर्स्ट स्टेज यूजेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज अ लिक्विड फ्यूल। राइट? और सॉलिड बूस्टर्स यूज कर रहे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं, 2, 4 जितना भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो LE9 इंजन से चलेगा, एंड सेकंड जो स्टेज होगा कौन से इंजन से चलेगा, LE5B से। क्लियर है? यहाँ पे देखिए आप रॉकेट को या लॉन्च व्हीकल को, तो यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेज। क्लियर है? ये देखिए, ये है LE9 इंजन, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक इंजन। क्यों कहा जाता है, समझते हैं। ये है हाइड्रोजन टैंक और ये है ऑक्सीजन टैंक। हाइड्रोजन टैंक में हाइड्रोजन एज अ लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। क्यों लिक्विड फॉर्म में? क्योंकि गैसेस फॉर्म में इसे स्टोर करना बहुत टफ है। तो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे स्टोर किया जाता है। अगर आप घर के सिलेंडर को जाकर देखें, तो घर के सिलेंडर के जो गैस होती है, उस पे भी गैस अंदर जो भरा होता है वो लिक्विड फॉर्म पे होता है, जिसे माइनस टेम्परेचर्स पे स्टोर किया जाता है। राइट? क्योंकि गैस को स्टोर करना टफ है, इसीलिए उसे लिक्विड फॉर्म पे स्टोर किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब ये होता है कि बहुत कम टेम्परेचर के फ्यूल्स को रन करना, राइट, बर्न करना, इसलिए इसे कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन। ये है सॉलिड बूस्टर्स, जो मैं आपको बता चुका हूं। और ये सेकेंड स्टेज, ये भी सेम फ्यूल से चलेगा, बट इसका इंजन अलग है। क्लियर है? ये है L5B। और ये है हमारा सैटेलाइट सिस्टम। क्या होता है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो सबसे पहले सॉलिड बूस्टर्स एंड फर्स्ट स्टेज रन करता है। एक पॉइंट के बाद सॉलिड बूस्टर को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज के पावर से हम एक पॉइंट तक पहुंचते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेज को भी अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज के इंजन चालू होती है
और फ्यूल बन करके एक पॉइंट के लेके जाता है और ऑर्बिटर तक पहुंचा के उस ऑर्बिट पे पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है। ये होता है सिस्टम। क्लियर है? अब हम नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? जो कि नासा का एक मैन मिशन है जो 2024 तक किया जाएगा, जिसपे नासा ने कहा है कि वो पहली महिला को और एक पर्सन को साथ में भेजने वाला है। कहाँ? मून पे। तो मून के कहाँ भेजने वाला है? साउथ पोल पे 2024 में। तो यहाँ पे आपको एक चीजें अजीब लग रही होंगी कि 2024 पे नासा मैन मिशन करने वाला है और हम अभी भी लैंडर और रोवर पे अटके रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही भी है, राइट? इस पे इसरो एंड जापान के स्पेस एजेंसी जैसा को बिल्कुल सोचना चाहिए कि हमें भी थोड़ी स्पीड पे इस पर काम करना चाहिए। क्लियर है? अगर हम चंद्रयान 1 के बारे में बात करें तो चंद्रयान 1 जो हमारा है, हमने PSLV C11 से लॉन्च किया था। कब? अक्टूबर 2008 में। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया था और 2010 तक के लिए इसे हमें ऑपरेट करना था। बट 2009 अगस्त में इसरो का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ टूट गया। बट 2009 अगस्त से पहले इसने बहुत सारे डाटा इसरो को भेज दिए थे, इसलिए ये सक्सेसफुल मिशन है। क्लियर है? इसने हमें बताया था कि मून पे वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो चंद्रयान 1 के बारे में ये एक ऑर्बिटर मिशन था, ध्यान रखिएगा। अगर हम चंद्रयान 2 के बारे में बात करें तो चंद्रयान 2 को हमने GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया था। कब? जुलाई 22, 2019 को। ये एक ऑर्बिटर और लैंडर रोवर मिशन था जिसके थ्रू हमने एक ऑर्बिटर भेजा जो मून पे के ऑर्बिट में आज भी मूव कर रहा है और ये नेक्स्ट 7 ईयर्स तक चलता रहेगा। जो लैंडर था हमारा, इसका नाम हमने रखा था विक्रम, और जो हमारा रोवर था इसका नाम हमने रखा था प्रज्ञान। जब लैंडर लैंड कर रहा था मून पे तो क्या हुआ? हार्ड लैंडिंग हो गई और ये क्रैश कर गया, इसलिए रोवर इससे बाहर नहीं आ पाया। क्लियर है? तो ये था चंद्रयान 1, 2 और इंडिया जापान की मून मिशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।